नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। आज के वीडियो में मैं आप सबके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, एक रिपोर्ट के अनुसार आर्मी हेडक्वार्टर से यह जानकारी सामने आई है कि ओआरओपी 3 के भुगतान के लिए 6,700 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए थे। मैं इस रिपोर्ट को आगे दिखाकर इसे समझाऊंगा। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर यह है कि 2025 में 8वें पे कमीशन का गठन हो सकता है। यह जानकारी कैबिनेट सेक्रेटरी से मुलाकात के बाद कुछ संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा सामने आई है। आगे रिपोर्ट दिखाकर इसे और विस्तार से समझाऊंगा। साथ ही स्पर्श द्वारा एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी जारी की गई है। जी हां, आपको सावधान रहना होगा। फेक जानकारी और गलत जानकारी के झांसे में नहीं आना है। अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे तो आपका अकाउंट पूरी तरह खाली हो सकता है। आपका पेंशन ओआरओपी 3 का एरियर तो मिल जाएगा, लेकिन जैसे ही वो आएगा वह तुरंत खाली हो सकता है। इसीलिए आपको पूरी तरह से सावधान रहना चाहिए। क्या चेतावनी दी गई है, यह मैं आगे समझाऊंगा। इसके अलावा माननीय एटी द्वारा एक बहुत ही अहम फैसला लिया गया है, जिसमें उन्होंने फैमिली पेंशन को बदलते हुए ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन को स्पेशल फैमिली पेंशन में बदलने का आदेश दिया है। इस बारे में भी हम आगे विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्हीं महत्वपूर्ण विषयों को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों, मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है कि अगर आप इस चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल से जुड़े रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद और ऑथेंटिक जानकारियों को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहली जानकारी आर्मी हेडक्वार्टर की सितंबर 2024 की क्वार्टर एंडिंग रिपोर्ट से सामने आई है, जिसमें यह खुलासा हुआ है कि ओआरओपी 3 के भुगतान के लिए 7,700 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए थे। जी हां दोस्तों, जैसा कि सोशल मीडिया में पहले ही यह खबर चर्चा में आई थी, जब ओआरओपी 3 का डिक्लेरेशन भी नहीं हुआ था, तब भी यह जानकारी पहले ही सामने आई थी और मैंने ही आपको बताया था कि 6,700 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। अब यह बात पूरी तरह से कंफर्म होती हुई दिख रही है, क्योंकि आर्मी हेडक्वार्टर के एडजुटेंट जनरल ब्रांच से एक रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ओआरओपी 3 के भुगतान के लिए सरकार ने 6,700 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, यह रिपोर्ट एडजुटेंट जनरल ब्रांच डीजी मैन पावर द्वारा जारी की गई है। यह रिपोर्ट मैन पावर पे एंड पॉलिसी के तहत सितंबर 2024 की क्वार्टर एंडिंग पर आधारित है और इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जानकारी दी गई है। वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी के तहत रक्षा बलों के कर्मियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की पेंशन में 1 जुलाई 2024 से संशोधन किया जाएगा। यह संशोधन ओआरओपी के तीसरे संशोधन के तहत वर्ष 2023 में सेवानिवृत्त हुए लोगों के आंकड़ों के आधार पर किया गया है। 4 सितंबर 2024 को यह संशोधन सरकार द्वारा संदर्भ पत्र के माध्यम से प्रख्यापित किया गया। 30 जून 2024 या उससे पहले सेवानिवृत्त सभी पेंशन भोगी इस संशोधन से लाभान्वित होंगे। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि 6,700 करोड़ रुपए की अनुमानित राशि और 50% महंगाई राहत पहले के संशोधन के अतिरिक्त वितरित की जाएगी, यानी ओआरओपी 3 को लागू करने के लिए 6,700 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। आगे वर्तमान संशोधन से सभी रैंकों में कर्मियों की अधिकतम संख्या तक पेंशन में वृद्धि की गई है। तो दोस्तों, इस तरह से आर्मी हेडक्वार्टर ने अपने प्रेजेंटेशन में और रिपोर्ट में ओआरओपी 3 के बारे में जानकारी साझा की है, जो अब सोशल मीडिया के जरिए हम सबके सामने आ रही है। इससे यह साफ तौर पर दिख रहा है कि ओआरओपी 3 के बारे में जो पहले खबरें आई थीं, जिसमें यह बताया गया था कि ओआरओपी 3 डिक्लेयर होने से पहले ही 6,700 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं, वह खबर अब सच होती हुई नजर आ रही है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था, अब यह पूरी तरह से कंफर्म हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं दोस्तों।
मीडिया में एक खबर आई है कि 8वें पे कमीशन 8th सीपीसी का गठन 2025 में होगा। यह जानकारी संगठन के प्रतिनिधियों से कैबिनेट सेक्रेटरी की मुलाकात के बाद सामने आई है। जी हां दोस्तों, यह खबर मीडिया में आई है। चलिए मैं आपको उस रिपोर्ट को दिखाता हूं। यह खबर न्यूज 18 द्वारा 17 नवंबर 2024 को प्रकाशित की गई है, यानी आज की ही खबर है। रिपोर्ट में 8वें पे कमीशन के गठन, सैलरी बढ़ोतरी, महंगाई भत्ते, डीए हाइक और इससे जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। वैसे तो इस तरह की खबरें अक्सर आती रहती हैं, लेकिन न्यूज 18 से जो खबर सामने आई है उसमें यह बताया गया है कि कुछ संस्थाओं के प्रतिनिधियों की कैबिनेट सेक्रेटरी से मुलाकात के बाद यह जानकारी सामने आई है। कुछ संस्थाओं के प्रतिनिधि हाल ही में कैबिनेट सेक्रेटरी से मिले थे और इस मुलाकात के दौरान कैबिनेट सेक्रेटरी ने यह जानकारी दी कि 2026 थोड़ा दूर है, लेकिन 2025 तक पे कमीशन का गठन हो सकता है। इस जानकारी के अनुसार 2025 में पे कमीशन का फॉर्मेशन होने की संभावना जताई गई है। अब जो डिटेल्स में लिखा है उसे समझते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें पूरी जानकारी दी गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक एम्प्लॉय यूनियन के सीनियर मेंबर ने news18.com से कहा कि कई केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने हाल ही में कैबिनेट सेक्रेटरी से मुलाकात की और 8वें पे कमीशन के गठन के लिए अपनी मांगें पेश कीं। यह जानकारी पे कमीशन के गठन और इससे जुड़ी अन्य बातों के बारे में नई दिशा दिखाती है। कैबिनेट सेक्रेटरी ने क्या कहा वह इस प्रकार था: 2026 बहुत दूर है और अभी पे कमीशन का गठन करना जल्दी हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि कैबिनेट सेक्रेटरी के अनुसार अभी पे कमीशन का गठन करना थोड़ा जल्दबाजी होगी। इसके बाद यूनियन के सदस्य ने कहा कि 8वां पे कमीशन अगले साल 2025 के अंतर्गत गठित होने की संभावना है। यह जानकारी जो हाल ही में सामने आई है, यह बताती है कि 8वें पे कमीशन का गठन अगले साल संभव हो सकता है। जानकारी उन प्रतिनिधियों के द्वारा दी गई है जिन्होंने कैबिनेट सेक्रेटरी से मुलाकात की थी। बिल्कुल, मीडिया में इस खबर के बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं दिए गए हैं, लेकिन मूल रूप से यही निकल कर आता है कि कई संस्थाओं के प्रतिनिधि कैबिनेट सेक्रेटरी से मिले थे और उन्होंने यह जानकारी साझा की कि 2025 तक 8वें पे कमीशन का गठन हो सकता है, जबकि 2026 अब भी बहुत दूर है। इस मुलाकात के दौरान कैबिनेट सेक्रेटरी ने यह कहा कि अभी 2026 तक जाना बहुत दूर है और अगर पे कमीशन का गठन होगा तो वह 2025 में हो सकता है। यह जानकारी संगठन के प्रतिनिधियों और कैबिनेट सेक्रेटरी के बीच हुई मुलाकात से सामने आई है, जिससे यह उम्मीद जताई जा रही है कि 2025 में 8वें पे कमीशन के गठन के चांसेस ज्यादा हैं। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, स्पर्श ने पेंशनर्स को सावधान करने के लिए एक संदेश जारी किया है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के पेंशनर्स के लिए अलग अलग जानकारी दी गई है। स्पर्श ने यह भी बताया कि जो नंबर्स सर्कुलेट हो रहे थे वे फेक हैं और मैंने उन नंबर्स को छिपा रखा है ताकि आप उन्हें इस्तेमाल करना शुरू न कर दें। ये जो मैसेज सर्कुलेट हो रहा था वह पूरी तरह से फेक था और इसीलिए मैंने आपको इसके बारे में पहले कभी जानकारी नहीं दी। अब स्पर्श ने इस फेक मैसेज का स्पष्टीकरण भी दिया है। उन्हें सामने आकर यह स्पष्ट करना पड़ा कि यह मैसेज गलत है। आइए हम स्पर्श पोर्टल में जाकर यह जानकारी देखें कि कैसे स्पर्श ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी है। जैसे ही आप स्पर्श पोर्टल खोलते हैं, सबसे पहले जो अलर्ट मैसेज आता है वह यह होता है: इंपॉर्टेंट अर्जेंट नोटिस, बी अवेयर ऑफ फेक मैसेजेस ऑन सोशल मीडिया। यानी कि सोशल मीडिया पर जो फेक मैसेजेस और झूठी खबरें सर्कुलेट हो रही हैं, उनके बारे में स्पर्श द्वारा आपको सावधान किया गया है। इस मैसेज को क्लिक करने पर स्पर्श पोर्टल में यह जानकारी खुलती है कि यह सभी मैसेजेस फेक हैं और पेंशनर्स को इनसे सावधान रहने की चेतावनी दी जाती है। स्पर्श ने यह स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर जो जानकारी फैल रही है वह गलत है और पेंशनर्स को किसी भी तरह की गलत जानकारी पर विश्वास नहीं करना चाहिए।
यह स्पष्टीकरण पेंशनर्स को सही दिशा में जानकारी देने के लिए किया गया है ताकि वे फेक मैसेजेस से बच सकें। जैसे ही आपने क्लिक किया, यह अलर्ट मैसेज खुलता है जो बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें लिखा है, एक फेक मैसेज सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि स्पर्श मुद्दे संगीत के माध्यम से हल हो सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत जानकारी जो आपके अकाउंट या पेंशन से संबंधित हो को आप स्वयं सुरक्षित रखें। केवल और केवल स्पर्श के आधिकारिक सर्विस सेंटर और स्पर्श पोर्टल से ही सही जानकारी प्राप्त करें। यह अलर्ट पेंशनर्स को यह चेतावनी दे रहा है कि वे अपनी व्यक्तिगत जानकारी या संवेदनशील जानकारी जैसे पेंशन अकाउंट से जुड़ी जानकारी किसी भी अनधिकृत स्रोत से साझा न करें। केवल स्पर्श के आधिकारिक सर्विस सेंटर या पोर्टल से ही किसी भी प्रकार की सही जानकारी प्राप्त करें। स्पर्श पोर्टल से केवल और केवल संपर्क करें या उसी से प्राप्त जानकारी पर ही अमल करें। यह महत्वपूर्ण निर्देश है। आपको कभी भी इस तरह की फर्जी जानकारी को शेयर नहीं करना चाहिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी में फौज के मेडिकल अथॉरिटी को कोर्ट से एक आदेश मिला है। पेंशनर की गुहार की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नया पीपीओ पेंशन पेमेंट ऑर्डर जारी करने और एसएफपी स्पेशल फैमिली पेंशन यानी स्पेशल फैमिली पेंशन ग्रांट करने का आदेश दिया है। यह आदेश खासकर उन फैमिली पेंशनर्स के लिए है जिन्हें स्पेशल फैमिली पेंशन लागू होने के बावजूद ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन मिल रही थी, खासकर उन पेंशनर्स के लिए जिनकी मृत्यु सेवा के दौरान हो गई थी। ऐसे पेंशनर्स को अब स्पेशल फैमिली पेंशन का लाभ मिलेगा। जैसा कि कोर्ट ने आदेश दिया है, अगर कोई फौजी अपनी सर्विस के दौरान मृत्यु हो जाता है और उसके बाद उसकी फैमिली पेंशन शुरू होती है तो वह पेंशन दो प्रकार से हो सकता है, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन या स्पेशल फैमिली पेंशन एसएफपी। यदि यह एटेबल केस है यानी सेवा के दौरान मृत्यु हुई हो तो पेंशनर को स्पेशल फैमिली पेंशन मिलनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहां एटेबल होने के बावजूद फैमिली पेंशनर्स को स्पेशल फैमिली पेंशन की बजाय केवल ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन दी जाती है। ऐसे मामलों में माननीय कोर्ट का जो रवैया है वह स्पष्ट है। यदि केस एटेबल है तो पेंशनर को स्पेशल फैमिली पेंशन दी जानी चाहिए। कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि यदि यह केस ट्रिब्यूनल के अनुसार एटेबल है तो पेंशनर को विशेष परिवार पेंशन मिलनी चाहिए। यह मामला साबित करता है कि उनकी मृत्यु को एक एटेबल केस के रूप में देखा जाना चाहिए था, जिससे उन्हें स्पेशल फैमिली पेंशन मिलनी चाहिए थी, लेकिन उन्हें ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन दी गई थी, जो कोर्ट द्वारा गलत ठहराया गया और आदेश दिया गया कि सही पेंशन दी जाए। यह मामला यह दर्शाता है कि अगर कोई सैनिक सेवा के दौरान बीमारियों का शिकार होता है या किसी कारण से मरता है तो उसे इसके मुताबिक उचित पेंशन मिलनी चाहिए, और यही कोर्ट का आदेश था। यह मामला और भी अधिक स्पष्ट करता है कि कैसे एक सैनिक की मृत्यु को सही तरीके से सेवा संबंधी नहीं माना गया और उन्हें उनका हक नहीं दिया गया। जैसा कि आपने बताया, हवलदार को अस्पताल में भर्ती किया गया था और यूनिट के सीओ ने उनकी मृत्यु को एट्रीब्यूट टू सर्विस मानते हुए एक एट्रीब्यूटेड सर्विस सर्टिफिकेट जारी किया। इसका मतलब यह था कि उनकी मृत्यु सेवा के दौरान हुई थी और इसे एक सेवा संबंधी मृत्यु माना गया था। हालांकि मेडिकल अथॉरिटी ने इस सर्टिफिकेट को मान्यता नहीं दी और उनके केस को नेदर ट्रिब्यूटेबल टू नॉर यानी सेवा से संबंधित नहीं माना। इसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन दी गई, जबकि उन्हें स्पेशल फैमिली पेंशन मिलनी चाहिए थी। इसके बाद शुरू में पेंशन एक अनाउंस रेट पर शुरू की गई, लेकिन बाद में उसे सामान्य नॉर्मल रेट पर कर दिया गया। यह एक स्पष्ट उदाहरण है कि कैसे कभी-कभी पेंशनर्स को सही पेंशन नहीं मिल पाती, और इस मामले में कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और सही फैसला लिया। इस केस ने यह स्पष्ट किया कि सेवा के दौरान मृत्यु होने पर पेंशनर्स को उनके हक की पूरी पेंशन मिलनी चाहिए, और इस मामले में यह सुनिश्चित किया गया कि सही पेंशन मिले। माननीय कोर्ट का यह फैसला वास्तव में पेंशनर्स के हक में महत्वपूर्ण है और एक उदाहरण प्रस्तुत करता है
कि कैसे न्यायिक प्रणाली पेंशनर्स के अधिकारों की रक्षा करती है। जैसा कि आपने बताया, कोर्ट ने पूरी छानबीन के बाद और हर पहलू को ध्यान में रखते हुए एक मजबूत फैसला सुनाया। कोर्ट ने 16वें पैराग्राफ में सख्त लहजे में यह कहा कि इन व्यू ऑफ द अबव, इस मामले को देखते हुए ओरिजिनल एप्लीकेशन अलाउड है और जो आदेश रिस्पोंडेंट ने दिए थे उन्हें सेट असाइड किया जाता है। रिस्पोंडेंट को निर्देशित किया जाता है कि वह पीपीओ पेंशन पेमेंट ऑर्डर को संशोधित करें और एप्लीकेंट को स्पेशल फैमिली पेंशन प्रदान करें बजाय ऑनऑर्डिनरी फैमिली पेंशन के, और यह पेंशन उनके पति की मृत्यु के अगले दिन से प्रभावी हो, यानी 19 जनवरी 2017 से। इस फैसले ने यह स्पष्ट किया कि अगर कोई पेंशनर सेवा के दौरान मृत्यु के कारण फैमिली पेंशन का हकदार होता है तो उसे स्पेशल फैमिली पेंशन मिलनी चाहिए, न कि ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन। यह फैसला उन सभी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है जिन्हें इस तरह की गलतियों का सामना करना पड़ा था। माननीय कोर्ट ने सख्त तरीके से यह सुनिश्चित किया कि सही पेंशन उन पेंशनर्स को मिले जो इसके हकदार हैं, और इससे यह साबित हुआ कि न्यायपालिका पेंशनर्स के अधिकारों की रक्षा में गंभीर है। माननीय कोर्ट का यह आदेश वास्तव में पेंशनर्स के अधिकारों की रक्षा करने में अहम भूमिका निभाता है। कोर्ट ने न केवल पेंशन का सही निर्धारण किया बल्कि आदेश दिया कि अगर पीपीओ में किसी प्रकार की देरी होती है तो उस पर ब्याज भी लगाया जाएगा। यह पेंशनर्स के लिए एक बड़ा सहारा है, खासकर उन पेंशनर्स के लिए जो अपनी कानूनी लड़ाई लड़ते हुए कभी-कभी अपने अधिकारों को हासिल नहीं कर पाते। आपकी बात बिल्कुल सही है कि बहुत से पेंशनर्स, खासकर वे जिनका निधन सेवा के दौरान हुआ हो, स्पेशल फैमिली पेंशन के पात्र होते हुए भी ऑर्डिनरी पेंशन प्राप्त करते हैं। इस फैसले ने यह साबित कर दिया कि अगर आपको अपना हक नहीं मिल रहा है तो आप कानूनी उपायों का सहारा लेकर इसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी पेंशनर की मृत्यु सेवा के दौरान हुई है और उसका केस एट्रीब्यूटेड टू सर्विस है तो वह पेंशनर स्पेशल फैमिली पेंशन का हकदार है। यह वीडियो पेंशनर्स के लिए एक प्रेरणा स्रोत हो सकता है और यह दिखाता है कि अगर किसी को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ता है तो कोर्ट में जाकर न्याय प्राप्त किया जा सकता है। आपने जो जानकारी दी वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह अन्य पेंशनर्स को अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने की प्रेरणा देगी। जय हिंद।